Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. विनायक सिन्हा है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली में बनस्पत प्रोफेसर काम करता हूँ पर्यावरण अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट में। और आपका सवाल था कि हम प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, प्रदूषण आबादी के साथ साथ बढ़ती है, ये सबको पता है। अगर हम देखें कि विश्व में और जगहों पर कैसे कम किया गया है प्रदूषण, तो 1940-1960 में लंदन और लॉस एंजलिस में हालांकि कम लोग रहते थे, कम वाहन होते थे, तो भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता था। इतना ज़्यादा जितना कि कभी कभी आजकल हमें दिल्ली और हमारे बड़े शहरों में देखने को मिल रहा है। और इसका मेन कारण ये है कि जितनी ज़्यादा दो चीज़ों पे प्रदूषण निर्भर करता है। एक आबादी और दूसरा वो आबादी अपने ईंधन, किस तरह के ईंधन का उपयोग करता है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, खाना बनाने के लिए या वाहन एक अपने ऑफिस जाने के लिए। तो अगर हम जिस तरह से आज की डेट में यही सिटीज़ की मैं बात करूँ, लॉस एंजलिस, लंदन, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा वाहन हैं, परंतु जो वहाँ का एयर क्वालिटी है वो 1940 और 60 के बनस्पत बावजूद इसके कि ज़्यादा लोग, ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा स्वच्छ है। ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि वहाँ के लोगों ने शॉर्ट टर्म ना सोच करके लॉन्ग टर्म के रूप में अपने एनर्जी पोर्टफोलियो को चेंज किया है। अपने रोज़ की जो एक्टिविटी है उसको चेंज किया है, जीवन लाइफस्टाइल चेंजेस जिसको हम बोलते हैं। तो हमें एक नटशेल में अपने वेस्ट को अगर हम ठीक से मैनेज कर पाए इंडिया में, तो बहुत हद तक हम अपने प्रदूषण को, ये एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। देखिए, कोशिशें तो काफ़ी की जा रही हैं, बट मेरे ख्याल से जैसे कि किसी भी गतिविधि को चेंज करने में समय लगता है, उसमें हमें अभी भी मेरे ख्याल से क्रिटिकल मास की आवश्यकता है सोसाइटी में। तो अब पराली की हम बात करें तो हमने ये देखा है कि अब नई टेक्नोलॉजी से कई जगह बहुत सारे से प्रयास हो रहे हैं। एक ऐसा प्रयास भी हो रहा है जिससे इसे हम CBG बना लें, कंप्रेस बायोगैस बना लें, तो वो हमारे ईंधन का भी काम करेगा, पैसे भी मिलेंगे उससे, और हमने अपने वेस्ट को एक यूज़फुल कमोडिटी में तब्दील कर दिया है। तो यही वे है जिससे हम कर सकते हैं। ऐसे हर तरह के वेस्ट के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ जो मौजूद हैं किसी शोधकर्ता के लैब में, उसमें हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। दूसरी, जो हमारा एनर्जी जनरेशन पोर्टफोलियो है, वो अभी फ्यूल्स में हर तरह के रिन्यूएबल सोर्सेज है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगर हम सोलर एनर्जी लें, अगर हम विंड एनर्जी को यूज़ कर सके, अगर हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे ज़्यादा फोकस कर सके, तो हम काफ़ी हद तक जो प्रदूषण ईंधन को जलाने से होता है, चाहे साफ़ या उतने साफ़ नहीं ढंग से करने पे, उसको हम कम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सोलर एंड विंड एनर्जी में काफ़ी टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ आए जो अब कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो चुके हैं, और उन पे ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना है हमारे फ्यूचर के लिए। न्यूक्लियर के मामले में मैं ये कहूँगा कि जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो एडअप नहीं करती। जितना आपको, अगर आप डिपेंड करता है कि आप पूरे जो साइकिल है उसको, पूरे साइकिल को कंसिडर कर रहे हैं या सिर्फ जो चीज़ी पार्ट है उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो वो मेरे हिसाब से हमें थोड़ी ध्यान पूर्वक करना चाहिए। वो हर जगह आप न्यूक्लियर लगा भी नहीं सकते, क्योंकि जहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, जैसे काफ़ी जगहों पर नॉर्थ इंडिया में सेस्मिक भी एक्टिव रीजन्स हैं, तो अगर आप वहाँ पर सही ढंग से न्यूक्लियर प्लांट, अगर वो, तो चेरनोबिल का हमें पता है, फुकुशिमा का हमें पता है, तो उसका जो रिस्क है मेरे हिसाब से कंपेयर टू सोलर या विंड, वो कंपेयर टू द पोटेंशियल रिटर्न और बेनिफिट, वो बहुत ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से उसको बहुत ही संकुचित वे में, जहाँ सारी स्टडी अच्छे से दिखाती है कि रिस्क कम हो सकता है,
वहीं पे करना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर हैज़ टू बी पार्ट ऑफ इट, बट इट कैन नॉट बी द मेन पार्ट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। जी बिल्कुल कर सकते हैं, बट इसमें एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन ये है कि ये जो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं, इनको बनाने के लिए हमें जिस तरह के पदार्थ चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं, है ना, वो पदार्थ उस स्केल पे अभी उपलब्ध नहीं है, तो वो एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। इसलिए हमें और भी स्रोत चाहिए। PM 2.5 क्या है, PM 10 क्या है, PM 1 क्या है? क्योंकि बता दें आपको, जैसे आपने पिछले सवाल में पूछा AQI क्या होता है, तो AQI ख़राब होने के कारण उत्तर भारत में जो सबसे अहम कारण है वो PM 2.5 ही माना जाता है। तो PM 2.5 क्या है? आप देखिए हमारे अभी आसपास में हवा में हमें बहुत सारे कण हैं जो तैर रहे हैं। इनको हम बोलते हैं अंग्रेज़ी भाषा में सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स दैट आर फ्लोटिंग इन दी एयर, है ना। तो ये जो कण हैं ये हमें दिखते नहीं हैं। अगर हम बाल की बात करें तो बाल का जो डायमीटर होता है औसतन 40 माइक्रोन होता है, 40 माइक्रोन। PM 2.5 वैसे कण है, चाहे वो सॉलिड पार्टिकल हो या लिक्विड ड्रॉपलेट हो, जो 2.5 एरोडायनामिक इक्विवेलेंट डायमीटर, इसको हम साधारण भाषा में ऐसे समझ लें कि हमने एक गोल लिया, एक बॉल लिया, है ना, वो बॉल का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और वो बॉल का अगर डायमीटर 1 माइक्रोन है, तो वो जिस तरह से हवा में तैरेगा, हम जब सांस लेते हैं तो वो हमारे नाक के थ्रू अंदर जाके हमारे लंग्स में कैसे जाएगा, किस बॉडी पार्ट तक पहुंच सकता है छोटे होने के कारण, उस प्रॉपर्टी को हम एरोडायनामिक इक्विवेलेंट बोलते हैं। और वैसे कण जो हवा में 2.5 माइक्रोन वाले एरोडायनामिक इक्विवेलेंट डायमीटर वाले बिहेव करते हैं, उनको हम PM 2.5 बोलते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि हवा में PM 2.5 ही को क्यों इतना माना जाता है? PM 1 भी ले सकते थे, PM 10 भी ले सकते थे। तो PM 2.5 की ख़ास बात ये है कि जब डॉक्टरों ने और जो हेल्थ रिसर्चर्स हैं उन्होंने देखा है और पाया है और दिखाया है कि इस जब साइज़ 2.5 माइक्रोन हो तब वो, और PM और उससे कम वाले साइज़ तो और भी घातक होते हैं। तो इस तरह के जो कण हैं एरोसोल पार्टिकल, ये हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के, एक नहीं विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत हुई, फेफड़ा जम जाना, लंग कैंसर। ये डिपेंड करता है, कुछ ऐसे असर है जो आपको तुरंत दिखने को मिलेगा अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हम PM 2.5 को इनहेल करें, को अंदर लें, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे ये औसतन ऐसे मात्रा में है जो हमारे लिए सेहतपूर्ण नहीं है, लेकिन आप सालों साल वैसे वातावरण में रहते हैं तो आपके अंदर शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का उपज होने का बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। साल के किस पीरियड में, किस टाइम पे कौन से स्रोत से सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, क्योंकि ये थोड़ा बढ़ते रहता है। अगर हम पूरे साल में जो स्रोत होते हैं प्रदूषण के, उनकी चर्चा करें तो चंडीगढ़ में फिर भी आप देखेंगे सड़कों पर आग जलाना, जो पत्ते गिरते हैं उसको उसको मैनेज करने के लिए, वो वेस्ट मैनेज करने के लिए, या घरों का जो वेस्ट है वो आम तौर पे आसपास में नहीं जलाया जाता। मोहाली में कुछ जो गांव हैं जो अभी उतने डेवलप नहीं हुए हैं, वहाँ पर हालांकि जो घर से निकलते वेस्ट है उसको ले जा कर के हम किसी लैंडफिल में पाया जाता है कि डंप कर गया है, या घर वाले ही दिवाली से पहले उसको माचिस और ये डाल करके जलाते हैं। तो ये मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पूरे साल में हम रोज़मर्रा अपने घरों से वेस्ट जनरेट करते हैं। ये वेस्ट कहाँ जाता है? अगर हम प्रदूषण कम करना चाहते हैं तो हमें इसके बारे में ध्यान देना ज़रूरी है। अगर ये
ऐसी जगह जाता है जहाँ ये खुलेआम जलाया नहीं जाता बाद में, तो ये प्रदूषण कम उत्पन्न करेगा, हवा में कम से कम बहुत कम करेगा। और विपरीत अगर हम इसकी बात करें, अगर वो हम जाड़ों की बात करें तो जो नॉर्मल वेस्ट जनरेट होता है उसके ऊपर से अपने आप को गर्म रखने के लिए तापमान में ये कमी होने के कारण ठंड लगती है तो लोग और आग जलाते हैं, जो चीज़ जल सकता है उससे अपने आप को तापते हैं। तो उस स्थिति में वो खुला जो धुआं है वो बहुत ही घातक और हानिकारक होता है। भले ही हम ये कहें कि हमने सिर्फ 1-2 दिन उसको मतलब हमने सिर्फ पूरे दिन नहीं जलाया, कुछ 1-2 घंटे के लिए शाम को थोड़ी देर के लिए जलाया, लेकिन क्योंकि हम हवा को एक डस्टबिन की तरह यूज़ कर रहे हैं, और आप अगर ध्यान दें जो वाहन है जिसके बारे में हम सोचते हैं उससे प्रदूषण होता है, बिल्कुल होता है, इंडस्ट्री है उससे प्रदूषण उत्पन्न होता है। कम से कम वाहन और इंडस्ट्री में एक कंट्रोल लगा रहता है, उसका रेगुलेशन होता है, लेकिन इस तरह का जो आग जलाया जाता है खुलेआम, इसमें जो पदार्थ मौजूद होते हैं और इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, तो इसका जो असर है हमारे सेहत पे वो बाकी सारे चीज़ों के बनस्पत ज़्यादा घातक मॉलिक्यूल पैदा करता है। और PM 2.5 ये सब, जैसा मैंने शुरू में बताया, ये एक इनिशियल मेट्रिक है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ये बताता है कि मात्रा कितनी है, वो किस चीज़ का बना है, बहुत ज़्यादा घातक चीज़ से बना है, कम घातक चीज़ से बना है, उसके बारे में विश्लेषण नहीं कर पाता। वहाँ पर ये पता है हमें कि अगर आप कोई भी धुआं जो हवा में ऐसे जा रहा है खुलेआम किसी चीज़ को जलाने से, ओपन फायर बोलते हैं, चाहे वो पराली का हो, चाहे वो पत्तों का हो, चाहे वो वेस्ट डंप हो, लैंडफिल पे हो, किसी भी प्रकार का हो, वो बहुत ज़्यादा घातक इसमें पदार्थ मौजूद है। कानून बना सकती है गवर्नमेंट, पाबंदियाँ लगा सकती हैं कुछ हद तक, है ना, बट फिर उनको भी तो ये देखना है कि बहुत सारे हर जैसे एक वर्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट दूसरे वर्ग की जीवन लाइवलीहुड तो नहीं छीन सकती। तो यस, गवर्नमेंट का रोल है, बट मेरे हिसाब से अगर जो कम्युनिटीज़ यहाँ फॉरेस्ट के आसपास में रहते हैं, अगर वो जा कर के समझ पाएँ कि ये क्यों हो रहा है। एक तो देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से है कि अब हमारा जो समर है वो ड्रायर होता है, जो बरसात होती है वो कम दिनों में ज़्यादा मात्रा बरसात की हो जाती है। तो जनरली वी हैव ड्रायर एंड वार्मर डेज।